हेलो प्यारे बच्चों, मैं सतीश गोयल लेक्चरर इन फिज़िक्स आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर साइंस के टॉपिक्स पर। आज का मेरा टॉपिक है 10th क्लास का और टॉपिक है धातु एवं अधातु, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस। ये वीडियो हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर वो भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, धातुओं और अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अंतर। और उसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। प्रश्न को हल करने से पहले हमें यह जानना होगा मिश्र धातु होती क्या है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, या एक धातु और उसके अंदर या फिर एक अधातु डाल दी जाए कुछ मात्रा में, एक सुनिश्चित मात्रा के अंदर डाल दी जाए तो, और उनका एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाए, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिश्रण तैयार किया जाए, तो वह जो मिश्रण होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। मैंने यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ की हैं, समांगी एवं विषमांगी। इसका अर्थ भी जानते हैं। समांगी का अर्थ होता है जब किसी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स की जाती है, मिलाई जाती है, और हर जगह पर जहाँ पर वो मिश्रण पड़ा है, मिक्सचर पड़ा है, उसके अंदर उसके हर एक हिस्से में उन दोनों वस्तुओं का अनुपात एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी का मतलब होता है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के अंदर एक उचित मात्रा में मिलाई जाएं, परंतु उनको अच्छी तरह से ना मिलाया जाए। अर्थात जब भी हम किसी दिए गए मिश्रण में से एक छोटा सा सैंपल उठाएंगे, तब वहाँ पर उनका अनुपात दूसरे हिस्सों के अनुपात के बराबर नहीं आएगा। मोटी मोटी बात यह है कि वह मिश्रण जिसे तैयार करते हुए अच्छी तरह से वस्तुओं को मिलाया जाए, पदार्थों को मिलाया जाए, वह होता है समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें पदार्थों को अच्छी तरह से मिक्स ना कर हल्का सा मिक्स करके ही छोड़ दिया जाए। वैसा जो भी मिश्रण तैयार होता है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हमारा प्रश्न चल रहा था, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो इसका आंसर देखते हैं, सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर में है सोल्डर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक एवं सुचालक, इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट आप जानते हैं क्या होता है? ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का ही एक रूप है, जिसे में से अगर हम बिजली को गुजारना चाहें, विद्युत गुजारना चाहें उसके अंदर से, तो विद्युत आसानी से गुजर जाती है। यानी कि वह एक विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। सही उत्तर देखते हैं, बिल्कुल सही, विद्युत का सुचालक। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो अधातु है परंतु फिर भी चमकीली है? बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अधातु है फिर भी चमकीली होती है? वह कौन सी है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो देखिए, कार्बन, आप जहाँ तक आप सोचते हैं कि कार्बन क्या होगा, काला काला होगा, ऐसा थोड़ी है। कार्बन के कोयले के अलावा भी और बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, और हीरा भी तो होता है। हीरा भी तो कार्बन का ही बना होता है, कार्बन का ही एक अपर रूप है। दूसरा है ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या देखने में, अगर आप कभी आयोडीन से हम लैब में दिखाएंगे जब प्रैक्टिकली, आयोडीन भी क्या होता है, देखिए आप देख पाएंगे कि आयोडीन क्या है। बहुत ही चमकीला पदार्थ होता है, होता देखने में बिल्कुल काला काला सा होता है, लेकिन उसके ऊपर हल्की हल्की सी चमक रहती है, जैसे कि
धातुओं की होती है। अगर इस प्रश्न में ये पूछा जाता, सीधा कार्बन दिया हुआ है, कार्बन में अगर साथ में हीरे की ऑप्शन भी होती, अगर यहाँ पे हीरा दिया होता तो हीरा अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी वह एक चमकीली वस्तु है। ठीक है, चमकीला पदार्थ होता है, तो आप डायमंड यानी कि हीरे को भी टिक कर सकते थे। कार्बन, यहाँ सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है तो यहाँ क्लियर नहीं हो रहा कि क्या चीज़ पूछी गई है, तो आप सिंपली अभी फ़िलहाल इस प्रश्न के लिए आप सिर्फ टिक करेंगे आयोडीन। अगर प्रश्न में हीरा दिया होता तो आप हीरे पे भी टिक करते। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, चौथा प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। सक्रिय मतलब होता है कि वह धातु, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों के साथ, अन्य रसायनों के साथ या उसके वातावरण में जो भी चीज़ उसके पास आती है उनके साथ अभिक्रिया कर लेता है, वह होती है सक्रियता। तो सबसे अधिक सक्रिय कौन है? पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। आप जानते हैं कक्षा में डिस्कस किया गया था कि सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई जाती है जिसे अभिक्रियाशीलता क्रम कहा जाता है। मतलब कौन ज़्यादा दूसरे चीज़ों से अभिक्रिया करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन कम करेगा, कौन ज़्यादा करेगा, आपस में तुलना करने के बाद एक लंबी सी एक सीरीज़ बना दी जाती है कि ये धातु, उसके बाद ये धातु, उसके बाद ये धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उससे ज़्यादा ये अभिक्रियाशील है, तो उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो उस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? देखते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। उसके बाद कम कौन सी होती है? सोडियम। उसके बाद कौन सी है? लोहा। उसके बाद क्या है? तांबा। ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्रम के अंदर इनकी कुछ प्रकार थे। पांचवा प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बताइए। एल्युमिनियम से चलते हैं। एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है। तांबा क्या है? एक धातु है। पारा क्या है? वो भी एक धातु है, लेकिन होता द्रव है। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है पारा। ठीक है, वो थर्मामीटर के अंदर देखा ना आपने, चमकीला चमकीला सा, वह क्या होता है? पारा। और उसके बाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन भी साधारण ताप पर, जो कक्ष ताप पर क्या होता है, वो भी द्रव अवस्था में होता है, लेकिन होता क्या है? अधातु। ठीक है, पांचवे का प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? अधातु। ठीक है, सही उत्तर ब्रोमीन। छठा प्रश्न, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तन्यता होती क्या है। तन्यता का अर्थ होता है कि वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन वस्तुओं को या उन धातुओं को, पदार्थों को खींच कर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। आप जानते हैं, आपने कभी सुनार होते हैं, सुनार को देखा होगा, सोने के गहने बनाते हैं, सोने की तारें बनाते हैं, तारें। तो वो तारें किस तरह बनाते हैं? वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लोहे की पत्ती सी होती है, पत्ती के बीच में से छोटा सा सुराख होता है, उसके अंदर से चांदी या सोने के जो पतली सी तार बनाकर, पतली मतलब, और तार बनाकर उसको बीच में से गुजारा जाता है और अगली तरफ से प्लास से खींचा जाता है। वो तार पहले की अपेक्षा और ज़्यादा पतली होकर बाहर निकलती है। वह जो धातुओं का खींच कर तारों में परिवर्तित कर देना तन्यता का गुण कहलाता है। ये धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के अंदर आएगा। और चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, कौन सी में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है? बताइए। सही उत्तर है सोना। सोने को बहुत आसानी से खींच कर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि सबसे, इन दी हुई चार धातुओं में से सबसे अधिक जो तन्यता का गुण है वह सोने के अंदर है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। चाकू ये कोई पनीर थोड़ी है जिसको हम काट देंगे, है ना? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। आयरन मतलब लोहा, कॉपर मतलब तांबा, कैल्शियम मतलब ये भी एक धातु है, लिथियम भी, ये भी एक धातु है। आयरन को आपने आसानी से देखा हुआ है। लोहे को चाकू से काट सकते हैं? नहीं। तांबे को चाकू से काट सकते हैं? नहीं। अब रही बात कैल्शियम और लिथियम की, इनमें से आप किस
धातु को आसानी से काट सकते हैं? लिथियम। लिथियम एक ऐसी धातु है जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। हमारे पास जैसे आसानी से लैब में मिल जाता है सोडियम। सोडियम और लिथियम के गुण लगभग समान होते हैं इस मामले में कि उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जैसे हमने आपको लैब में दिखाया है, या आप अपने टीचर से कह के वो लैब में चीज़ देख सकते हैं कि सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, उसी प्रकार लिथियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 8वां प्रश्न, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? सोने पर, सोडियम पर, लोहे पर, तांबे पर। देखिए, सोडियम तो बहुत ज़्यादा आप जानते हैं अभिक्रियाशील धातु है और इस पर ऑक्सीजन का यानी कि वायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लोहे पर भी पड़ता है, तांबे पर भी पड़ता है। बचा सोना। सही उत्तर क्या है? सोना। 9वां प्रश्न है, कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं धातुओं का एक गुण जिसमें हम धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे हम तन्यता का गुण कहते हैं। यहाँ बात आ रही है धातुओं को पीट पीट कर पतली चद्दर में परिवर्तित करना, तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अधात वर्तिता। सही उत्तर अधात वर्तिता। 10वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जैसे आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर एक छोटी सी तार होती है और वो तार दो और तारों पर टिकी होती है। जो मेन तार है जो टिकी हुई होती है, जो बल्ब ऑन करने पर जगमगाहट यानी कि रोशनी देती है, और वह किस चीज़ की बनी होती है? लोहे की, टंगस्टन की, तांबे की या सोने की? सही उत्तर है टंगस्टन की। ठीक है, यानी कि बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है। 11वां प्रश्न है, पीतल है, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है? पीतल क्या है? ऑब्वियसली आप जानते हैं पीतल एक मिश्र धातु है। किस चीज़ से बनी है? दो धातुओं के मिश्रण से बनी है। इसमें क्या क्या पड़ता है? तांबा और टिन पड़ता है। 12वां प्रश्न, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक? आपने देखा होगा कि जितने भी हमारी, जैसे अब तो प्लास्टिक की पाइपें आने लगी हैं पीवीसी की, लेकिन जो पहले हमारे पास जो पाइप्स होती थी वाटर फिटिंग की, सैनिटरीज़ की, तो उस वो लोहे की होती थी और उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है, ताकि उनको जंग काफ़ी देर बाद लगे। तो वह परत होती है जिंक की। ठीक है, इस प्रोसेस को कि लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वनीकरण। 13वां प्रश्न, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। हम कहते हैं कि एक दिया हुआ सोना, जो एक सैंपल दिया हुआ है वो शुद्ध सोना है, तो वो कितने, क्या कहा जाएगा उसको? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट? क्या कहा जाएगा? हम उसको कहेंगे 24 कैरेट। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं? क्या होगा? इसका सही उत्तर है विद्युत धनात्मक। 15वां प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर? सही उत्तर है 2 किलोमीटर। लेकिन इस प्रश्न में तार की मोटाई नहीं बताई गई है। कोई बात नहीं, आप अगर इस तरह की कोई
अनिश्चित प्रश्न आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर 2 किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तार की मोटाई की बात नहीं की गई है कितनी मोटाई हो सकती है, क्योंकि लेकिन फिर भी जब ये प्रश्न बनाया गया है तो वहाँ पर तार की जो एक स्ट्रेंथ होती है, तार की एक टूटने की एक लिमिट होती है, उसको ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न बनाया गया है। प्रश्न 16वां, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन। मतलब तांबा, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा। सबसे अधिक अच्छा सुचालक कौन सा है? जी हाँ, आपका उत्तर सही है, सिल्वर, यानी कि चांदी जो होती है सबसे अधिक विद्युत को चालकता देती है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील, ऐसा ही प्रश्न पहले भी आ चुका है अभिक्रियाशीलता के ऊपर। वहाँ कुछ दी गई 4 डिफरेंट टाइप की धातुएं थी, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की धातुएं हैं। तो प्रश्न लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इसकी जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम। तो बताइए, पोटाशियम। पोटाशियम इन दी गई मेटल्स में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। याद रखिए दिमाग में कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटाशियम। 18वां प्रश्न, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हेमेटाइट। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से पहले ही याद रहना चाहिए, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम या फिर आयरन। तो इसका उत्तर है आयरन। ठीक है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक। तो सही उत्तर क्या है इसका? श्वेत फास्फोरस, यह सबसे अधिक जल्दी जलता है। 20वां प्रश्न, सबसे अधिक कठोर तत्व कौन है? सोना, चांदी, जिंक, हीरा। यहाँ तत्व बोला गया है, यहाँ यह नहीं बोला गया धातु है या अधातु है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइए। आप पहले इस बात पर बताइए कि इनमें से सबसे पहले कौन धातु है और कौन अधातु है। सोना धातु है, चांदी, सोचिए साथ साथ में, चांदी धातु है, जिंक धातु है, हीरा धातु नहीं है। हीरा क्या है? हीरा एक अधातु है। ठीक है। तो कठोर कौन सा है सबसे पहले? हीरा। देखिए इसको उत्तर भी देखिए, उत्तर में भी दिया हुआ है हीरा। तो बच्चों, इस एमसीक्यू की सीरीज़ में आपने बहुत कुछ सीखा, धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुख्यतः इसमें वीडियो में भौतिक गुणों के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया और अभिक्रियाशीलता के ऊपर कुछ चर्चा की गई। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको साथ में इस वीडियो में लास्ट में प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां जाइए, वहां पर एमसीक्यूज़ बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी एमसीक्यू की वीडियोस मिलेंगी। और इस तरह की और वीडियोस को सबसे पहले अपने तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर लगा लीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।